साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज की बहस है तो क्या चाइना के आगे सरेंडर कर दें? ये सवाल हम नहीं, बीजेपी ने पूछा है राहुल गांधी से। चाइना को लेकर राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू दिया था, ये सवाल उसी पर पूछा गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर शुरू हुई। आज यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। राहुल गांधी गाजियाबाद में करीब 6 किलोमीटर पैदल चले। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। भाई बहन की मजाक मस्करी का एक वीडियो आज खूब चल रहा है और वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी, जिसमें दोनों भाई बहन काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। और ये वो वीडियो जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच से ये कहा कि उन्हें अपने बड़े भाई पर गर्व है और उनके बड़े भाई जो हैं दरअसल वो तो बड़े योद्धा हैं। राहुल गांधी कल फिर पैदल चलेंगे, बागपत जाएंगे। 3 दिन कुल मिलाकर वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने आज राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भ्रम यात्रा का नाम दे दिया। ये कहा कि राहुल खुद कंफ्यूज्ड हैं और देश को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए, जिस लाड़ का हम जिक्र कर रहे थे भाई बहन के बीच, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कुछ लाइट हार्टेड मोमेंट्स आप इस वक्त इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो हमला किया वो ये कहते हुए किया कि राहुल गांधी देश को कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं। और इस हमले की वजह है राहुल गांधी का वो इंटरव्यू जो उन्होंने एक्टर कमल हासन को दिया। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने फिर चाइना की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पिछली बार तो चाइना से युद्ध का खतरा बताया था, इस बार इसमें रशिया यूक्रेन का एंगल भी जोड़ा और कहा जैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया वैसे ही चाइना भी युद्ध की तैयारी में है और उन्हें साफ दिख रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल में घुसने वाला है। तवांग में चाइना की हरकत पर सरकार बयान दे चुकी है कि कोई कब्जा नहीं हुआ। इसी पर आज होगी बहस, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। What the Chinese are saying to us is be careful with what you're doing because we will alter your geography. किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते उनने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत? The military has clearly said that they're sitting in our territory, but the Prime Minister said nobody has come. कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना, ये आप क्यों कर रहे हैं? This sends a very clear message to China, and the message is we can do whatever we want, and India will not respond. इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। तो जो तोड़ने वाले हैं उन्हें तो वो तो उम्मीद करके बैठे हैं कि नहीं जुड़े वापस भारत। भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, चरणजीत सापरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, माधव आनंद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, और प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल चरण सिंह सापरा आपसे है, और बीजेपी ये कह रही है तो क्या चाइना के आगे सरेंडर कर दें? देखिए अदिति जी, बेसिकली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे बड़ी हताश है, बड़ी डरी हुई है। इसलिए ये इस तरह के कुछ ना कुछ वक्तव्य चुनते हैं। और ये मैं कहूंगा कि बेसिकली इन्होंने पिक एंड चूज किया है एक सिलेक्टिव चीज को, यानी उस पूरे इंटरव्यू को अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुधांशु त्रिवेदी या भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाह रही है, लेकिन एक सिलेक्टिव चीज को पकड़ करके उन्होंने अपना वक्तव्य किया है। मैं आपको बता दूं कि श्री राहुल गांधी जी जब बात कर रहे थे तो वो ये चिंता जता रहे थे कि देश के अंदर जिस तरह से विभाजनकारी राजनीति चल रही है, जिस तरह से ध्रुवीकरण चल रहा है,
ध्रुवीकरण चरम पर पहुंच गया है। देश के अंदर द्वेष की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है और कई समुदायों के बीच में जो झगड़े होते हैं, इस तरह की जो बातें होती है, इससे देश इंटरनली कमजोर होता है। और देश जब इंटरनली कमजोर होता है तो चाइना जैसी जो एक्सटर्नल ताकतें हैं, जो शातिर हमारे दुश्मन हैं, वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका एक सिलेक्टिव चीज उठा करके उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे रही है। लेकिन ये भी बताएं कि क्या चीन जो है वो गलवान में नहीं घुसा है क्या? जब नरेंद्र मोदी उनको झूला झूले तो गलवान मिला, जब गले मिले तो तवांग मिला। क्या तवांग के अंदर में झड़प नहीं हुई थी? क्या गलवान के अंदर 20 हमारे जवानों की शहादत नहीं हुई? और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई घुसा ही नहीं। अगर कोई घुसा नहीं है तो क्या हमारे जवान चीन की जमीन पर जाकर के लड़ाई लड़ रहे थे क्या? तो एक तरह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री चरण सिंह सापरा जी, भारत के 20 जवानों ने शहादत दी, ये भारत ने ऑफिशियली कहा, तो इसमें कहाँ गलवान की जब आप बात कर रहे हैं? लेकिन ये जो मौजूदा पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, ये जो अभी हम रोज वार पलटवार देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, ये शुरू हुई है तवांग के इर्द गिर्द। आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं आपको। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप राहुल गांधी के इंटरव्यू को सिलेक्टिवली कोट क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से चीन के बारे में उनको सिलेक्टिवली कौन कह रहा है? वो स्वयं सिलेक्टिव हैं, क्योंकि चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टी लगातार भारत विरोधी अभियान में जुटी हुई है। अब ये गलवान की बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, लेकिन गलवान में हमारे वीर बहादुरों ने 45 चीनियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये ना तो राहुल गांधी कहेंगे, ना कांग्रेस के जो चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस पार्टी ना वो कहेगी। तवांग में हमारे लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर उनको मारा है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने की कायरता पर आमादा सरकार नहीं है। 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन हमारी जमीन जो है कब्जा कर ले और जवाहरलाल नेहरू चीन की आरती उतारते रहे, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के लिए लॉबिंग करे, ऐसी कायरता जो है और ऐसा राष्ट्रद्रोही जो कृतित्व है, यह भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं है। 4,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने जो है चीन को दे दिया और ये चुपचाप देखते रह गए, ये आज संभव नहीं है। भारत की 1 इंच भूमि में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस चीन की तरफ उतर जाए तब भी 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा नहीं कर सकता कोई, ये तय है। इसलिए जब डोकलाम में हमारे लोग जो है आमने सामने होते हैं, तब किस तरह से राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके सपरिवार चीनी दूतावास में जाते हैं, क्योंकि चीन के चंदे पर पलने वाले चीन के समर्थन में ढोल बजाने के अलावा क्या कर सकते हैं? इनके पास जो है इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज वो कह रहे हैं चीन के सामने नतमस्तक हो जाओ, बिल्कुल नतमस्तक नहीं होंगे। आज ही हमारे रक्षा मंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में साफ कहा है हम शांतिवादी हैं, लेकिन कोई अगर हम पर युद्ध ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। फिर सवाल ये भी होगा कि जो मिलिट्री राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं वो किस बात के लिए हो रहा है, वो उनका मुद्दा क्या है, वो भी एक सवाल होगा। ठीक है, चीन के सामने नतमस्तक हो रही तो वो भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो रही है। चीन को ये लाल आंखें दिखाने के जुमले बोलते थे, आजकल लाल आंखें नहीं दिखाते हैं। ये बता दें कि सारी सैटेलाइट पिक्चर्स बताती है कि चीन की सेना जो है वो बफर जोन में आकर के बैठी है। पेंगोंग सो में या तवांग के अंदर जहां पर बफर जोन था, जहां पर हमारी सेना पेट्रोलिंग के लिए जाती थी, आज वहां पर चीन का कब्जा है। हमारी सेना वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा सकती है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि उस जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट तपिल गाओ ने कहा है, इनके मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं। तो बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी गलत है, तपिल गाओ गलत है, रक्षा विशेषज्ञ गलत है, सेना के लोग गलत हैं, सैटेलाइट के पिक्चर गलत है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी वो राजा हरिश्चंद्र हैं, वो कह देते हैं कोई घुसा ही नहीं है। अरे आपने तो चीन को क्लीन चिट दे दिया। चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम नहीं घुसे, यानी वो हमारी जगह में घुसे थे और उन्होंने लड़ाई की, इसलिए 20 जवान शहीद हुए, या फिर वहां पर 45 मारे गए जो आप बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुजदिली है नरेंद्र मोदी की। ये सरकार चीन के प्रति डरपोक है, कमजोर है। जो अपने आप को मजबूत कहते थे वो आज मजबूर क्यों बने हुए हैं,
ये सवाल कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब एक एक कमेंट में दूसरे गेस्ट का लूंगी। घनश्याम तिवारी, मजबूर या मजबूत, और भारत के इंटरेस्ट में क्या है, सियासत या चाइना को लेकर एक यूनाइटेड इंडिया? नमस्कार जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये क्या तरीका है भाई? मुझे तीन बातों के क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी? भाजपा को एक बार अवसर मिलेगा बोलने का। भाजपा सर आपको आगे मंच दे रही हूँ, अभी दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, एक एक कमेंट दे रही हूँ ना, अभी आपको वापस मंच दे रही हूँ सर। अभी पूरे एक घंटे की डिबेट है ना सर, आप उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं से बात करवा लीजिए। सर आपको बुलाया है ना, आप किस बात के लिए इतना भड़क रहे हैं सर? किस लिए आप भड़क रहे हैं सर? हाँ तो फिर मुझे अवसर दीजिए, आपको अवसर मिलेगा ना सर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना सर। चार पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, चार पैनलिस्ट हैं, कि कमेंट ले सकता, क्षमा करिए आप। फिर सर आप बहस करवा रही हैं, मैंने सभी पैनलिस्ट को बोलने के लिए बुलाया। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैंने सबको बोलने के लिए बुलाया है, आपको वापस मंच मिलेगा, पहले सुन लीजिए। नहीं, अगर आप पर अन्याय करना चाहती है, नहीं सर, अन्याय करना मेरा काम नहीं है, मैं जनता के साथ डिबेट करती हूँ और सबके साथ फेयर होती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आपसे तो मैं मुझे करनी नहीं है सर। हाँ ठीक है सर, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती किसी के साथ की नहीं जा सकती। अगर आप इतना बोलने के बावजूद आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे पैनलिस्ट को मैं बोलने ना दूं, तो डराने धमकाने का नहीं चलेगा। घनश्याम तिवारी, देखिए अदिति जी, सर्वप्रथम आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक किसी भी विदेशी मसले की बात है, उस पर देश को एकजुट रहना चाहिए। देश एकजुट रहता है तो विश्व की द्वारा दी गई किसी भी चुनौती का मजबूती से जवाब देता है। और जब इस सरकार ने, मोदी सरकार ने देश के विपक्षी दलों से एकजुटता की मांग की है, जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, वो सरकार अपने नीति में सफल हुई है। लेकिन सवाल जो रह जाते हैं वो ये रह जाते हैं कि क्या पिछले 8 साल में किसी के पास भी, आपके दर्शकों के पास, यहाँ पैनलिस्ट के पास, किसी के पास भी कोई एक ऐसा वाक्य भी है जो प्रधानमंत्री जी ने चीन के खिलाफ बोला हो? जब वो मुख्यमंत्री थे बोलते थे, प्रधानमंत्री बने उन्होंने बोलना बंद कर दिया। दूसरी बात कि क्या सरकार ने अब तक जवाब दिया है कि $100 बिलियन का व्यापार चीन को क्यों दिया गया? तीसरी बात की, अभी डोकलाम की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की, उसके 2 साल बाद अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन चीन से गाढ़ी दोस्ती, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गाढ़ी दोस्ती करने क्यों गया? उनके जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह और तमाम नेताओं ने उसके बारे में अच्छी बातें क्यों कही? भारतीय जनता पार्टी का हर अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप में चीन के मीटिंग्स में रहा है पार्टी को प्रस्तुत करते हुए। तो पिछले 8 साल में हमने ये देखा है, चाहे प्रधानमंत्री जी 18 बार शी जिनपिंग से मिले हों, या भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के अनेक नेता चीन गए हों, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई हो, सबसे गाढ़ी मित्रता अगर चीन से किसी ने करने की कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो सरकार अगर चीन के साथ सख्ती अपनाना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी दोस्ती गाढ़ी करती रहती है और इसके व्यापारी मित्र लगातार अपना व्यापार बढ़ाते रहते हैं, तो सरकार पर सवाल उठते हैं। ठीक है, जवाब ये लीजिए। यहाँ पर प्रोफेसर विशाल मिश्रा ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप ट्रेड बढ़ाते हैं, पर चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने से आप सीधे तौर पर बचते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ चाइना जो है वो एक के बाद एक एग्रेशन करता है। देखिए, कुछ मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल कि जब 1962 का वार हुआ था, जिस मुद्दे को लेके, LAC को लेके विवाद था और हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उसके कब्जे में आई, मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद से लेके 1988 तक, जब 1988 में विजिट होती है PM की, तब भी चर्चा नहीं की जाती है उस LAC के मुद्दे को लेके। उसका कारण क्या है? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से रिस्क एवर्जन और पीसफुल ऑब्सेशन ये प्राइमरी मोटिव हुआ करता था। छेड़ना ही नहीं ये बात को। सोचिए, 1962 की लड़ाई से लेकर 1988 तक जब पहली विजिट होती है इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टर की, चर्चा तक नहीं की जाती है उस मुद्दे को लेकर। कब चर्चा की जाती है? 1993 में पहली बार। मैं आपको इतिहास में याद दिलाना चाहूंगा कि जब 1962 के मई के महीने में विजिट करता है एनलाई, चाइनीज प्रीमियर जो है एक मैसेंजर, तो जाके क्या कन्वे करता है कि इंडिया वांट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यस, ये बात सही थी, लेकिन आज भारत का चाइना के लिए अप्रोच बदल चुका है। आज चाइना कहता है भारत कहता है आर्म्ड कोएग्जिस्टेंस। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी बात हो रही थी चाइना चाइना चाइना,
2005 और 2006 में जब चाइनीज एम्बेसी में नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन पर अपना क्लेम किया था, पूछिए जवाब दिया गया था। तब किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूछिए इनसे कि क्या जवाब दिया गया था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अरुणाचल की विजिट पर आपत्ति दर्ज की कराई गई थी चाइना की तरफ से? क्या जवाब दिया गया था? नो। एक ही मोटिव रहता था, कोई बात ही नहीं करनी है। आज वो लोग उल्टे वर्तमान भारत के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सवाल खड़ा को जो चीन की आंखों में आंखों डालकर हमारी सेना जवाब दे रही है। पूछिए बॉर्डर डेवलपमेंट हुआ था? क्या बयान दिया जाता था? ठीक है, जवाब दीजिए। माधव आनंद ये कह रहे हैं कि बॉर्डर डेवलपमेंट किया नहीं गया, चाइना को जमीन दे दी गई, उन पार्टियों के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड पूछिए, बॉर्डर डेवलपमेंट किया गया था? क्या बयान दिया गया था आपके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कि बॉर्डर डेवलपमेंट होगा तो बात छिड़ेगी? पूछिए ना, क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ था? ठीक है सर, वही सवाल पूछ रही हूँ, वही सवाल पूछ रही हूँ विशाल जी, वही सवाल पूछ रही हूँ माधव आनंद। अदिति जी, देखिए चाइना की विस्तारवादी नीति को तो हम सब लोग जानते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और चाइना के साथ जो हम लोग का संबंध रहा है या उतराव चढ़ाव वाला संबंध रहा है, चाहे यूपीए 1 की सरकार हो, यूपीए 2 की सरकार हो, एनडीए 1 और एनडीए 2 की सरकार हो, यानी रिलेशन में उतराव चढ़ाव होते रहते हैं। जहां तक जो है सो चाइना के साथ जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, पहले भी चाइना के साथ जो विवाद हुआ था आपको याद होगा, तो सभी विपक्षी दल एक साथ सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। यह हम लोग के यहाँ परंपरा रही है और यही कारण है कि जिसकी भी सरकार होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे सभी विपक्षी पार्टियों का उनको समर्थन मिलता है और सरकार की भी कोशिश होती है कि सभी विपक्षी पार्टियों को जो है लूप में रखा जाए, उनको समझाया जाए कि वास्तविक स्थिति क्या है, जिससे र्यूमर या अफवाह न फैले। अब जहां तक राहुल गांधी जी की जो इंटरव्यू की बात आपने की, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी तो परेशान है। जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, और आपका चैनल एक क्या मैं कह सकता हूं कि बायस चैनल नहीं है, न्यूट्रल ढंग से सोचता है। आपने भी कवरेज दिखाया कि राहुल गांधी जी को जन समर्थन हर स्टेट में मिल रहा है। आज यूपी में वो है, फिर उनको बिहार भी जाना है, तो लगातार जनता का जो जन समर्थन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है जो सत्ताधारी दल है वो तो बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे। ठीक है सर, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, ये अभी थोड़ी देर पहले चरण सिंह सापरा भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, लेकिन जो स्टेटमेंट राहुल गांधी दे रहे हैं वो तो राहुल गांधी दे रहे हैं ना, वो बीजेपी नहीं दे रही है। वो स्टेटमेंट तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स है ना। अदिति जी, हमारे सैनिक पिट रहे हैं, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के एक अंश को तोड़कर उससे अगर मनोबल गिराने का बयान क्यों दिया जा रहा है? कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक व्यक्ति ऐसा बयान देके मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड विशाल मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, इनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि यूनाइटेड इंडिया दिखाई देना चाहिए। सुनिए ना माधव आनंद जी प्लीज, अभी आपने कहा था यूनाइटेड इंडिया दिखना चाहिए, लेकिन हम तो देख रहे हैं चाइना पर सियासत ही हो रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस भी, चाइना जो भी सरकार रहती है, कांग्रेस भी भारत सरकार का समर्थन करते आ रही है और करती भविष्य में भी रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी की एक अंश को आप निकाल कर उसको अगर तोड़ मरोड़ कर बीजेपी अगर पेश करना चाहे, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस परिवार को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन माधव आनंद जी, आप ये जो कह रहे तोड़ मरोड़ कर चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, ये कहा गया ना, इसमें क्या तोड़ मरोड़ना था? जिस पे एस जयशंकर की तरफ से उन्हें पार्लियामेंट में जवाब मिला। अगर युद्ध होता है तो आपके सैनिक को भी चोट लगती है और दूसरे तरफ के सैनिक को भी चोट लगती है, और ये तो सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने। नहीं, ये आप अलग बात कह रहे हैं सर, आप अलग बात कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे हैं, उन्होंने ये कहा था सर, ये नहीं कहा था कि उधर से भी पिट रहे हैं और इधर से भी पिट रहे हैं, ये नहीं कहा था। अदिति जी, अब कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब आप कहने के तरीके पे चले गए, पहले आपने कहा तोड़ मरोड़, अब आप कहने के तरीके पे चले गए। सर आप हर बात तो नहीं कह सकते। अभी आपने कहा कहने के तरीके पे ही तो राजनीति हो रही है ना, ये कहने के तरीके पे ही हो रही है। मैं तो बता रहा हूं कि जब युद्ध होता है, झगड़े होते हैं, तो दोनों तरफ से लोग होता है, अटैक होता है, उसमें भारतीय सैनिक को भी चोट लगी, चाइनीज सैनिक को भी चोट लगी। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को तो किया, लेकिन एक पर्टिकुलर अंश को तोड़कर उसको मुद्दा बना दिया। नहीं सर, लेकिन आप जिस बात को बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं वो बात है, अभी आपने सैनिक को चोट लगने की बात की, अगर आप सैनिक से ये कहेंगे तुम पिट रहे थे, उससे बड़ी चोट उसके लिए कोई नहीं होगी।
उससे आप किसी सैनिक से पूछेगा तुम पिट रहे थे या पीट रहे थे, आपको जवाब मिलेगा उसका। भावना बहुत मायने रखता है कि आपकी कहने का क्या इच्छा। हाँ सर, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने फौजियों को, अपनी सेना को, अपने आर्म्ड फोर्सेस को पिटता हुआ नहीं बता सकते सर। भारतवर्ष की जनता आप अपने आर्म्ड फोर्सेस को पिटता हुआ तो नहीं बता सकते। आप किसी से भी बात कर लीजिएगा। ये सवाल, ये सिर्फ राहुल गांधी को लेकर सवाल नहीं है सर, ये राहुल गांधी को लेकर सवाल नहीं है, ये फोर्सेस पर एक भरोसे से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जवाब लीजिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा से। सुनिए, बार बार मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर कि बार बार ऐसे बयान देकर भारतीयों का, भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश क्यों की जाती है? क्यों बार बार ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना घुसा हुआ है, चाइना घुसा हुआ है? जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये बयान शोभनीय है? जब मैं एक बार फिर कहता हूं, आपका भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो सकता है, विचारधारा से आप असहमत हो सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन बार बार भारत के स्वाभिमान, भारत की अस्मिता, भारत की एकता, भारत की अखंडता को लेकर बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है, वो भी भ्रम की स्थिति को लेकर? जिस प्रकार के बयान अभी आप बता रहे थे कि सैनिक पिट रहे, ये शब्द शोभनीय है, और तब जब आप नेतृत्व कर रहे हो राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आपके फॉलोअर्स होते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप? तो सबसे पहले रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, ये जिस प्रकार के भाव जो, पहले आप भारत को तो समझे, भारत के भाव को तो समझे। ये भारत है, जवाब लीजिए पहले चरण सिंह सापरा से जवाब लीजिए, ले लीजिए चरण सिंह सापरा से जवाब ले लीजिए। अदिति जी, एकमात्र सिविलाइजेशन है दुनिया का जो आज तक चिर पुरातन सनातन अपना प्रागैतिहासिक इतिहास मेरी बारी है, विशाल जी मेरी बात। किस प्रकार का बयान है? थोड़ा शांति, अदिति जी इनको कहिए मेरी बारी है जरा। देखिए ऐसा है, आपने 2-3 बातें कही हैं विशाल जी। एक तो आपने कहा कि सेना का मनोबल गिरता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं सेना के मनोबल गिराने का। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट नेपाल सिंह ने कहा था कि आर्मी में जो भी व्यक्ति जाता है वो मरने के लिए जाता है, उसको मरना ही है, वो ये सोच करके जाता है, तो क्या उससे आर्मी का मनोबल नहीं गिरता है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक भाषण में कहा कि हमारे जवानों से ज्यादा साहस व्यापारियों के पास में है, तो क्या इससे हमारे जवानों का मनोबल नहीं गिरता है? ये एक बात। दूसरी बात, विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष ये चाहता है कि चाइना के प्रति आपकी चाइना स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी है तो वो बताइए कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या है, या आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी क्या है। चीन हमारा मैप बदल रहा है और आप उनके मात्र ऐप बैन करके खुश हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? चीन की गुंडागर्दी और नरेंद्र मोदी की जो खामोशी है ये देश को भारी पड़ सकती है, ये खतरनाक हो सकती है। और अगर नरेंद्र मोदी अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं जीपिंग से, तो उनकी दोस्ती का भुगतान या उसकी दोस्ती का दंड जो है वो हमारे जवान क्यों भरे? हमारे जवान वहां पर तो बीजेपी आपकी पार्टी पर भी लगा रही है ना, वही आरोप शी जिनपिंग के साथ दोस्ती, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दोस्ती के आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। आप बीजेपी पर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की दोस्ती का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं उत्तर दे दूं? सर सुन ले, एक कमेंट लेने दीजिए मुझे अजय आलोक जी का। ओके ले लीजिए। आपने खुद को म्यूट पर रखा हुआ है सर। अजय आलोक जी, आपने शायद खुद को म्यूट पर रखा हुआ है। इस वक्त डॉक्टर अजय आलोक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन घनश्याम तिवारी, जिस पॉलिटिक्स का जिक्र अभी माधव आनंद ने कहा कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दे, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स एंड सिर्फ पॉलिटिक्स। देखिए, जब गलवान में हमारे शहीद सैनिकों ने चीन का वो मुंहतोड़ जवाब दिया, तो उसके बाद समूची पार्टियों ने देश के प्रधानमंत्री को, मोदी सरकार को कहा कि आप तय कीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने देश से क्या कहा? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, ये उन्होंने 2020 में कहा। अब श्री जयशंकर जी क्या कह रहे हैं, जो विदेश मंत्री हैं? किसी दिन कह रहे हैं कि चीन से हमारे जो हालात हैं और हालत है वो बेहद नाजुक हैं, बेहद खराब हैं। कभी कह रहे हैं चीन एक पक्षीय रूप से वहां पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, अग्रीमेंट नहीं मान रहा है। कभी कह रहे हैं कि जून 2020 में उसने वहां पर अग्रीमेंट तोड़ने की कोशिश की।
तो लगातार जो जयशंकर बोल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसमें सच भर का फासला है जो जमीन आसमान का है। दरअसल चीन लगातार आक्रामक है और देश के प्रधानमंत्री को जिस लहजे में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अटैक करते थे, लाल आंख और न जाने क्या क्या, कम से कम उस लहजे का एक ट्रेलर तो दिखाना चाहिए। 8 साल से आप इतने खामोश हैं कि चीन के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाते। आपने जब भी बोला आपने चीन से अपने आत्मीय रिश्तों की बात की, आपकी पार्टी ने बोला तो चीन से अपने आत्मीय रिश्तों की बात की, आपकी सरकार ने बोला तो चीन के साथ व्यापार बढ़ा दिया। ऐसा कौन सा डर है भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को कि चीन का नाम लेकर के ये कहना कि ये आक्रांता है, ये विश्वसनीय नहीं है, ये लगातार हमारे विश्वास और हमारे व्यापार दोनों के दम पर अपने विस्तार को आगे कर रहा है। ठीक है, तो जवाब लीजिए जरा। कौन सी बड़ी हमारे बात सामने है? जनरल ए.के. सिवाच है। सिवाच सर, आपने सुना जनरल सिवाच, यहाँ पर किस तरह से पॉलिटिशियंस जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी के से पैनलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि चीन को लाल आंख नहीं दिखा रहा है प्रधानमंत्री मोदी। क्यों नहीं दिखा रहे? बिल्कुल नहीं। देखो, ये सच्चाई है कि चीन के साथ जिस प्रकार से अब डट के मुकाबला हो रहा है, स्पेशली 8-10 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप किया है, और एक तो वो है काबिल तारीफ जिसमें ब्रिजेस बन गए, सड़कें बन गई हैं, टनल्स बनी हैं, रेलवे लाइन बनी है, लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम बना है। और सच्चाई यह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश अब LOC की तरह हो गया, LAC। वहाँ पर हमारी भी डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, चाहे वो लद्दाख में 3 डिवीजन से ज़्यादा हम लेके आए हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश में देखो हमने M777 K9 वज्रा गन भी लगा दी हैं। और अब जिस प्रकार से ये यांगसे के अंदर भी जो कार्रवाई हुई, ये समझना चाहिए सभी को, ये यांगसे एक 17,000 फीट की हाइट का एक पोस्ट है और मैं वहां रह चुका हूं, मैंने बटालियन कमांड की है, और वो जो है डोमिनेट करता है पूरा का पूरा नागदो बाउल, जो कि बुमला से 10 किलोमीटर चीन की तरफ है, और चीन की नजर हरदम उस पर थी। उसने कई बार ट्राई की, पिछले साल भी की, और इस साल तो वो 350 से करीब जवान लेके आया, और हमारे 50 जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वो पीछे हटना पड़ा। और मुझे लगता है कि अब जो बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत, अभी 2023 में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम अब बहुत हावी हैं। ये अलग बात है कि ऐसा सोचने में लगता है, ये सच्चाई है कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। चीन भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, 2,500 से 3,000 उसने गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, जो गांव नहीं बल्कि डिफेंडेड लोकेलिटी हैं। उसने अपने हेलीपैड बनाए हैं, एयरफील्ड को बड़ा बना दिया है, हथियार भी लेकर आया। मगर यह भी सच्चाई है कि भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ाया है पिछले 10 साल में, और जिस प्रकार से भारत आंखों में आंखें देख के बात करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, यह भी चीन को भली बात मार है। प्रेम शुक्ला जी फिर से हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर पैनलिस्ट 2 ही सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल, अगर चाइना आया ही नहीं तो मिलिट्री लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, वो किस बारे में हो रही हैं? और दूसरा सवाल, ट्रेड बढ़ रहा है चाइना के साथ, लाल आंखें कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री? जी देखिए अदिति जी, दोनों सवालों का जवाब हालांकि जनरल सिवाच जी की बातचीत में तो आ ही गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि LAC जो है, जो 1949 से आज तक डिसाइडेड नहीं है। LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट पर जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, वहां हमको पेट्रोलिंग करने से रोका, उस पर मिलिट्री लेवल बातचीत चल रही है। और हमारी सीमा पर, हमारी सीमा में 1 इंच भी चीन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में नहीं आया है। यह सबसे बड़ा सच है। और दूसरी बात, जो व्यापार बढ़ाने की बात है, कांग्रेस के कार्यकाल में 13 गुना व्यापार बढ़ा था, और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में सिर्फ वो व्यापार बढ़ा नहीं है, सिर्फ उसकी जो प्राइस बढ़ गई उसके नाते वो डिफरेंस आपको 70% का दिखाई देता है। उसमें से भी देखिए, मोबाइल के आज हम नेट एक्सपोर्टर हो गए हैं। 2014 तक हम मोबाइल इंपोर्ट किया करते थे। हम जो है खिलौनों के एक्सपोर्टर हो गए हैं, हम खिलौने इंपोर्ट किया करते थे। आज भी हम जो है दवाओं में यूज होने वाले रसायन 65% का आज भी हम कच्चा सामान जो है वो चीन से ले रहे हैं। तो हमारे लिए दवाएं बनाना तो जरूरी है, तो आवश्यक सामग्रियां ही हम उससे ले रहे हैं। व्यापार बढ़ाने का काम चीन के चंदे पर पलने वाली कांग्रेस ने, $4 बिलियन का व्यापार हुआ करता था, $54 बिलियन पर छोड़कर गए, $57 बिलियन पर छोड़कर गए थे। 14 गुना इन्होंने व्यापार बढ़ाया था, और तब वो 2,500 किलोमीटर भारत की सीमा में चुशुल सेक्टर में, चुमूर सेक्टर में घुसे थे,
और उन्होंने जोरावर किला कब्जा कर लिया था। और मुझे अदिति जी आप अपने स्मरण शक्ति पर दबाव देकर बता दें कि 2004 से 14 के बीच में जब चुबुर सेक्टर में वो 2500 किलोमीटर अंदर आ गए तो इनकी लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई इन्होंने। और ये कृपा करके बता दें तब उस समय हु जिनताओ चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे तो किस तरह से सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह दौड़े चले गए थे, ये सबको याद है। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जा रहे थे, चीन आपत्ति कर रहा था। आपको ध्यान होगा दलाई लामा कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश के दौरे तक पर नहीं जा सके। और आज जैसा जनरल सिवाच बता रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है और हम आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे हैं और नतमस्तक हम होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम चीन के चंदे पे नहीं पलते हैं। जो चीन के चंदे पर पलते थे वो नतमस्तक हो रहे थे। इस कारण व्यापार का घाटा लगातार कई गुना बढ़ रहा था और हमारी जो है सीमा में अतिक्रमण भी हो रहा था। ना तो सीमा में अतिक्रमण हो रहा है, ना व्यापार घाटा हम बढ़ने देंगे। चरण सिंह सापरा ये कह रहे हैं आप चीनी चंदे पर पलते थे इसलिए आप चाइना को डिस्काउंट देते थे, कंसेशन देते थे, ये आरोप है बीजेपी का। और दूसरा मिलिट्री लेवल पर देखिए आदित्य जी बात चाइना को जवाब नहीं दे पाई। ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा देंगे। हाँ देखिए इन्होंने व्यापार की बात की, मैं आपको बता दूं कि 116 बिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो भारत के साथ में चीन का अभी हुआ है, यानी 60 से 62% जो व्यापार है वो पिछले 2-3 सालों में इनका बढ़ा है। जो ट्रेड डेफिसिट है वो 74 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कितना इंपोर्ट आ रहा है चीन से। यानी एक तरफ ये चीन के घुटने टेक चुके हैं कि हाँ भाई हमको ये सारी चीजें दो, नहीं तो भारत जो है वो बंद हो जाएगा। ये कोई ऑल्टरनेट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। ये एको कंटिन्यूस आ रहा है, ये निकलवा दीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। तो ये एक तरफ तो ये बातें हुई। अदिति जी क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो 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 आ रही है आपकी आवाज सर? चलिए इस वक्त उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजय आलोक भी हमारे साथ है। अजय आलोक जी यहां पर सियासत नहीं थम रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, चाइना के सामने सरेंडर कर दें। लेकिन जो डिबेट हमने 9 दिसंबर के बाद से लगातार देखी है, 3 सवाल प्रोमिनेंट है। प्रधानमंत्री लाल आंखें कब दिखाएंगे, विपक्ष पहला सवाल यही पूछता है। दूसरा, चाइना के खिलाफ प्रधानमंत्री कभी कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। और तीसरा, ये जो व्यापार घाटा है उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि चाइना के साथ आप व्यापार करते हैं जिसमें आपके इंपोर्ट्स, आपका जो आयात है वो कहीं ज्यादा है आपके निर्यात से। बिल्कुल सही बात है अदिति जी। जहां तक रही लाल आंखें दिखाने की बात, तो लाल आंखें नहीं, हमारे भारतीय जवान उनको डंडे तक दिखा चुके हैं और पीट पीट के भगाया है। अगर ये लोग बात करते हैं कि गलवान में 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए, लेकिन साथ के साथ ये नहीं बताते हैं कि 50 चीनियों को उन्होंने अकेले मार दिया। ये बताते हुए इनको शर्म आती है। दूसरी बात, लाल आंखें दिखाना कूटनीतिक तौर पे होता है। इस कूटनीतिक तौर पे लाल आंखें प्रधानमंत्री आज से नहीं, पिछले 1-1.5-2 साल से दिखा रहे हैं। क्वाड की बैठक क्या थी, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, ये 4 बैठ के चीन को एशिया पैसिफिक में घेरने की रणनीति बना चुके हैं। रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक मीटिंग क्या हुई है, जिसमें रशिया को बोला गया कि वो चाइना को समझाए। और ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि युद्ध हुआ, चाइना कभी भी आक्रमण कर सकता है, पाकिस्तान चाइना मिल के लड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कोई पैरेलल सीक्रेट एजेंसी राहुल गांधी भी चलाते हैं क्या, कि उनको इनपुट्स मिल रहा है? नहीं तो कोई तो यही सोचेगा कि जो कांग्रेस पार्टी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में के बीच में जो समझौता हुआ था उसके तहत इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि चाइना कभी भी अटैक कर देगा। अगर ऐसा है तो सारी विस्तृत जानकारी कृपया करके भारतीय सेना को और भारतीय खुफिया एजेंसी को शेयर करना चाहिए राहुल गांधी को, कि उनको ऐसे ऐसे इनपुट्स मिले हैं। इस तरह से व्यर्थ में कोई बात कह देना और अपनी बात को मतलब खुद नहीं समझना, जैसे सर्दी से डर लगता है, आपको सर्दी से डर लगता है इसलिए आपने कपड़े पहने हैं, ऐसी ऐसी बेतुकी बात करते हैं। कभी चाइना कभी पाकिस्तान। अरे किसको नहीं पता है कि चाइना और पाकिस्तान से युद्ध होगा तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। भारत उसके लिए सदैव तैयार है। हमेशा थ्योरी आज से नहीं, 1954 से ये थ्योरी चली आ रही कि हमें 2 फेज वॉर लड़ना है। ये भी नेहरू जी का ही क्रिएशन था, ये कोई नई बात तो है नहीं। आपने अगर आज तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता 1954 में पंचशील एग्रीमेंट के थ्रू, तो चाइना से तो हमारे बॉर्डर्स तक नहीं लगते। सच्चाई ये है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स कभी चाइना से था ही नहीं। क्योंकि हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर लिया इसलिए चाइना से हमारा बॉर्डर लगा। अपने खुद की प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। पहले 48,000 जमीन स्क्वायर मीटर अक्साई चीन दे दिया,
उसके बाद 2000 किलोमीटर आपने 2014 के पहले दे दिया था। आज इसलिए चाइना से मिलिट्री वार्ता की जरूरत पड़ रही है क्योंकि भारतीय सैनिक उनको 1 इंच अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, उनको ठेल के वापस भेज देते हैं। तो चाइनीज और भारतीय फौजों के बीच में लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो टॉप कमांडर्स की बैठक होती है ताकि शांति मेंटेन हो सके। कूटनीतिक स्तर पे बात होती है। कल चीन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि भारत से हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, हम इच्छुक हैं। लेकिन हमारे देश में नेता इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं, ठीक है, कि अपनी तुच्छ राजनीति को साधने के लिए कुछ से कुछ बयान देना है और अपने ही फोर्सेस का मोरल गिराना है। चीन हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहा है, आक्रमण कर देगा। जवाब ले लीजिए सर। गैर जिम्मेदाराना राजनीति, देखिए आदित्य, आप ऐसा सुन लीजिए, आरोप लग रहा है आपकी पार्टी पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति, जो प्रेम शुक्ला ने आपसे सवाल किया था शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। आरोप लगाना तो इनका परम धर्म है, तो आरोप लगाते रहेंगे, कोई बात नहीं। जहां तक ये बात कर रहे थे अभी चीन और पाकिस्तान की, मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कभी भी चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने दिया, ऐसी रणनीति रखी है। आपको याद दिला देता हूं कि 1967 में जो नथुला पास पर जो लड़ाई हुई थी, जो हमारी सेना ने जीती थी उस समय, उसके बाद में 71 में जब इंदिरा गांधी जी के समय हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन चीन की हिम्मत नहीं हुई 71 में कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर दे, क्योंकि इतनी दहशत हो गई थी भारत की चीन के मन में 67 को देख करके। उसी तरह से 86 और 87 में जो ऑपरेशन फैल्कॉन हुआ, जो सुमड्रोंग पर हुआ था, और जहां पर एयरलिफ्ट करके हमारी सेना को बिठा दिया गया, और उसके बाद ही तुरंत राजीव गांधी जी ने चंद दिनों में अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड पूरा डिक्लेयर किया, तो चीन के मुंह पर तमाचा राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मारा था। जहां तक ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चंदे की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके अंदर विदेश मंत्री के सुपुत्र हैं और एनएसए डोवाल के सुपुत्र हैं, उनको पिछले 2016 से लेकर के आज तक डोनेशन हर साल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से किस तरह की आती है, क्यों आती है। आरएसएस ने पिछले 10 सालों में 9 मीटिंगें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ की है, उनको कितनी डोनेशन आई है ये बताइए। आपके प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में चीनी 5 कंपनियों ने 110 करोड़ रुपया दिया है। क्या इसलिए प्रधानमंत्री उनको लाल आंखें नहीं दिखाना चाहते हैं? डोलेरा के अंदर 43,000 करोड़ के आपने एमओयू किए हैं चीन की कंपनी के साथ में गुजरात में, इसलिए आप उनको लाल आंखें नहीं दिखाना चाहते हैं। आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, अडानी हो, अंबानी हो, इनके चीन के साथ में बहुत बड़े बड़े संबंध हैं। क्या वो रिलेशन है जो नरेंद्र मोदी को फोर्स नहीं कर रहा उनको लाल आंखें दिखाने के लिए? तो आप लाल आंखें नहीं दिखा रहे हो। उसके पीछे चंदे का धंधा, ये चंदे का धंधा जो है, भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा आ रहा है वो समझाओ। चंदे का धंधा आप कर रहे हो, इसलिए लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हो। जी अब इनके इतिहास बोध की आप समझ सकती है अदिति जी। 1963 में अक्साई चीन का 4000 किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। कौन प्रधानमंत्री था? चरण सिंह सप्रा जी, कृपा करके बता दीजिए। और जब भारत की भूमि, भाई मैंने इतने इंडिया उसी का उत्तर दे रहा हूं भाई साहब, जरा सुन तो लीजिए, जरा धैर्य तो रख लीजिए। पीएम केयर साहब मैंने आपको धैर्य से सुना और मेरी अपेक्षा है कि आप मुझे धैर्य से सुनेंगे। आप यहाँ वहां नहीं जाएंगे। अभी आपने कहा ना कि चीन पाकिस्तान एक नहीं था ना, सुन लीजिए आप अब सुन लीजिए, मैं बिंदुवार आपको बता रहा हूँ। पहला बिंदु सुन लीजिए ना। अब आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। सुनिए बात। अरे आप 1963 में अक्साई चीन का 4000 किलोमीटर, अक्साई चीन का 4000 किलोमीटर जब जवाहरलाल नेहरू के जमाने में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया तो दुश्मनी में दिया था। चीन और पाकिस्तान की दुश्मनी थी, इसलिए 4000 किलोमीटर भारत के चले गए। तो पहली झूठ आपकी यहां बेनकाब हुई। दूसरा आपका झूठ, 1967 में जनरल सकत सिंह ने खुद जो है ये तय करके, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कहा गया था कि तोपें नहीं खोली जाएंगी जब तक प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होगा, तब भी जनरल सकत सिंह ने जो है तोपें खोली और 300 जब भारत के 50 सैनिकों का बलिदान हुआ चीनी सेना के कारण,
तब 300 सैनिकों को मारा और उसके बाद जो है उसके बाद क्या किया, इंदिरा गांधी ने जनरल को रिवार्ड देने की बजाय उनको ट्रांसफर कर दिया। फिर बीच में बोल रहे अदिति जी ये क्या तरीका है, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा इनको शांत कराइए अदिति जी, अदिति जी इनको शांत कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सत्य बोल रहा हूँ तो ये बौखला रहे हैं। एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला की आवाज, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये 1967 का जिक्र किया था ना इन्होंने, ये इनको शांत कराएंगे या ये लगातार चिल्लाएंगे फिर मैं इनके बीच में चिल्लाऊं? चिल्लम चिल्ली की प्रतियोगिता है तो शुरू करते हैं। अब 1967 में जनरल के साथ जो है लगा कार्रवाई की गई, जिसने 300 चीनियों को मौत के घाट उतारा, उसको रिवार्ड नहीं दिया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी जी ने किया। अब तीसरी बात आपने कही, विवेकानंद फाउंडेशन को अगर 1 रुपया भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिला होता तो उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता। ये आपका झूठ है, मैं आपको चुनौती देता हूं। न तो संघ ने कभी 1 रुपया लिया है, न भाजपा ने लिया है, न उससे जुड़े किसी संगठन ने लिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अगर चंदा किसी ने खाया है तो वह है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी डायरेक्टर हुआ करती हैं श्रीमती सोनिया मायनो गांधी। और श्रीमती सोनिया मायनो गांधी के अतिरिक्त श्रीमान राहुल गांधी, जिनके पास इटालियन पासपोर्ट राहुल विंची के नाम से है, उन्होंने बाकायदा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU किया है और आज दिन तक वो MOU पब्लिक के सामने नहीं लाया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस अगर वो ला देगी तो कांग्रेस चीन के इशारे पर 1950 के दशक से 2014 तक क्यों नाचती रही। और जब डोकलाम में हमारे सेना आमने सामने होती है तो श्रीमान राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके चुपके चीनियों से मिलने क्यों जाते हैं, ये सब जानते हो। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस किस लिए रद्द हुआ, इस बात को चरण सिंह सप्रा जी आप भली भांति जानते हैं, लेकिन इस सत्य को आप स्वीकारेंगे कैसे? ये सत्य है कि चीन के चंदे पर पलने के कारण आज भी चीन की तरफ से आप बात कर रहे हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि चीन के सामने भारत नतमस्तक हो जाए, लेकिन ये होगा नहीं। चीन के चमचे कितना भी चिल्ला ले ये संभव नहीं है। भारत जो है ये नेहरू जी जमाने वाली कायरता के दौर में नहीं है। आप बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था सर। अब आप सवाल, आपने 6 सवाल पूछे उनसे तो जवाब लेंगे ना फिर आप? तो मैं उत्तर दे दूं अभी? हाँ तो दीजिए, उत्तर दीजिए सर। देखिए इन्होंने, और 40 सेकंड है आपके पास, मोनोलॉग नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन का जितना अकाउंट है ना वो पब्लिक डोमेन में है। विवेकानंद फाउंडेशन का और इंडिया फाउंडेशन का पब्लिक डोमेन में नहीं है। और आप कहते हैं कि विवेकानंद फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाता। अरे सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, संस्था भी आपकी, मोदी भी आपके, अमित शाह भी आपके, तो चीन वाले हो गए हैं सप्रा जी। कौन चीन के इशारे पर नृत्य कर रहे हैं आजकल तुम्हारे में हिम्मत है? रेड करके बताओ विवेकानंद फाउंडेशन की भाषा मत बोल। डोवाल के बेटे पर रेड करके तू तड़ाक की भाषा मत बोल। जयशंकर के बेटे पर रेड करके भाषा बोलनी आती है। फिर तेरे को मेरे को बोलना आता है, मुझे भी। तू तड़ाक की भाषा मत बोल। मैं तो कह रहा हूँ सैया भय को, तू तड़ाक की भाषा मत बोलना। मैं अगर आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो आप सड़क छाप भाषा का प्रयोग मत करो। हिम्मत रखिए ना, सड़क छाप भाषा का प्रयोग मत करो। बताइए कि आरएसएस को चाइनीज, मैं सड़क छाप भाषा नहीं बोलता, चंदा गया मेरी संस्कृति बताइए ना, संस्कृति नहीं है, कितने चेक गए हैं जो है गलिच्छ संस्कृति। बताइए हिम्मत है क्या, हिम्मत है क्या? आरएसएस को कितना चंदा मिला बताइए ना। कंप्लेंट कर दो अगर आपके पास सबूत है तो, हिम्मत हो तो कर दो ना कंप्लेंट। रिलेशन अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का जब्त हो गया ना, हमारी हिम्मत है। ये मित्रों, चीन के सैनिकों को घुस के मारते हैं और चीन से राहुल गांधी की तरह जाके तलवा नहीं चाटते चीनियों का। लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हो। राहुल गांधी क्यों तलवा चाटते जाते बता दो ना जरा, रहस्य क्या है? 56 इंच का सीना क्यों चाट रहे थे राहुल जी? डरपोक मोदी है, डरपोक मोदी है। ये मैं कह रहा हूं, राहुल जी की जीभ घिस क्यों जा रही तलवा चाटते चाटते? सीना किधर गया? जरा बताओ। अरे 56 इंच के सीने की बात करने वाले चीन की तरफ जरा 56 इंच का सीना, इसलिए 45 चीनियों को मौत के घाट उतारते हैं। ये दुम दबा के भागते नहीं राहुल गांधी की तरह, और झूले झूल लीजिए, दुम दबा के भागते नहीं, चोरी चोरी भी होंगे, तवान नहीं जाते। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं?
दो मेंबर पार्लियामेंट, दो सांसद सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जोरावर किला क्यों गिफ्ट कर दिया? राहुल गांधी ने चंदे का सवाल उठा तो चंदे पर तू मैंने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस कह रही है आप जांच करा लीजिए, आप कह रहे हैं 1 पैसे का चंदा आपने नहीं लिया। आरोप आप सभी दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी से कमेंट यहाँ पे घनश्याम तिवारी आपका। अरे मैं तो देखिए, संक्षिप्त में 2 बातें कहूंगा। मुझे इस चीज पे हमेशा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी साबित करने में लगी रहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देशभक्त नहीं थे। जितने समय भारतीय जनता पार्टी रही है, जितना उनका अपना इतिहास है एक पार्टी के रूप में, उससे ज्यादा सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आजादी में लड़ाई लड़ी है, जब आरएसएस वो लड़ाई नहीं लड़ता था। और जितने साल भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उससे ज्यादा साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे हैं। तो ये यहां पे आकर के मंच में बड़ी बड़ी भाषा और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करके ये कहना कि जवाहरलाल नेहरू जी देशभक्त नहीं थे, ये दुख होता है। और जो एक बात प्रेम शुक्ला जी ने कही, उसी पे मैं टिप्पणी करूंगा। 2014 से 2022 तक देश के प्रधानमंत्री दलाई लामा से जिसे कितने बार मिले? 2 ट्वीट किया उन्होंने उनके नाम पर। जबकि दलाई लामा जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कहते हैं कि वो तिब्बत के लिए बहुत बुलंद आवाज थे, वो मिले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल सकते हैं दलाई लामा से, अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री 2 ट्वीट 8 साल में। तो कहीं ना कहीं डर है। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, वो हर अवसर पर डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमने नहीं देखा है कि अन्य मंचों पर वो डरे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही चीन की बात आती है वो डरे हुए रहते हैं। और अगर प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि दलाई लामा का जिक्र इन्होंने किया, अगर उनके पास एक तस्वीर भी है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी दलाई लामा जी से मिले हैं, या उनका नाम भी लिया हो 2 बार से ज्यादा, तो जाहिर करें। डर की बात खत्म हो जाएगी, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन अगर आप जाहिर नहीं करते हैं तो दिखाई देता है कि डर प्रधानमंत्री जी के सामने दिख रहा है चीन को लेकर के, जिससे दुख होता है। हमारी सेना नहीं डरती, हमारे नागरिक नहीं डरते, हमारा इतिहास लड़ने का रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जो उस सेना के चलते बुलंद है, जो उस देश के चलते बुलंद है, उस नागरिक के चलते बुलंद है, वो क्यों डरे हुए हैं? ठीक है, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला से। देखिए, पहली बात इन्होंने पूछी कि आरएसएस की जो है स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, तो पूजनीय हेडगेवार जी स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में 2 बार गए। 1923 में भी गए, 1930 में भी गए। और बालाजी रायपुरकर, अगस्त क्रांति मैदान पर एक ही बलिदान हुआ, वो बालाजी रायपुरकर का हुआ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। एक कांग्रेसी का नाम पूरा याद कर, शोध करके बताइएगा, जिसको आजीवन कारावास हुआ हो, जिसको काला पानी हुआ हो, जिसको मौत की सजा मिली हो, एक दिखा दीजिएगा। दूसरा, आप कृपा करके बता दीजिए मुलायम सिंह यादव जी का कौन पूर्वज था जो स्वतंत्रता आंदोलन में था, उसका भी नाम खोज करके जरा बताइएगा। तीसरी चीज देखिए, चीन के बारे में हमारी नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ सीमा पर जो है असामान्य स्थिति है, इसलिए हमारे रिश्ते सामान्य नहीं है। दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं जा सके, क्योंकि चीन आंखें दिखाता था और दुम दबा के कांग्रेस बैठ जाती थी। अरुणाचल प्रदेश दलाई लामा की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई। अब कौन किससे कितनी बार मिला, इससे रिश्ते नहीं तय होते हैं। कौन कितना दृढ़ता से खड़ा हुआ है। तिब्बत जो है नेहरू ने दिया कि नहीं दिया? 1954 में तिब्बत को भारत का जो पड़ोसी था उसको चीन का अंग मानने का अपराध हुआ कि नहीं हुआ? 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने हमारी कब्जा की कि नहीं की? क्या सिर हिला रहे बताइए? नहीं की कब्जा। तिवारी जी नहीं हुआ था कब्जा। 4,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन पाकिस्तान ने चीन के जबड़े में डाल दिया, गया कि नहीं गया? 2,500 किलोमीटर चुमूर सेक्टर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गया कि नहीं गया? जोरावर किला जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गया कि नहीं गया? जरा बताइए। मेरे जितने प्रश्न उसमें से एक का उत्तर दे दीजिए। मैं रटी रटाई बात नहीं करता, मैंने 3 बातें कही थी, जिसका एक भी आपने हाँ ना भी नहीं बोला। एक रटी बात है, क्या बकवास कर रहे हैं आप भाई? कैसी बात करते हैं आप? बात है। भारत की संप्रभु, भारत की भूमि जो है चीन कब्जा कर ले, रटी रटाई बात है। आपके लिए रटी रटाई बात लगती है? ये भारत का अंग गया है। ये आप जैसे लोग बात कर सकते हैं, जो अबू हसीम आदमी जैसे लोगों को, जो मुंबई के बमकांड का अभियुक्त था, उसको जो सांसद बनाते हैं। बीच मत टोकिए, ये दर्शकों का अपमान है जिस तरीके से आप बहस कर रहे हैं। मैंने 3 बातें कही थी, 2 टूक फिर से कह रहा हूं कि जितने समय भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में उसका इतिहास है, उससे ज्यादा समय
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। पहली बात, मुलायम सिंह यादव के पूर्वज का नाम बताइए जो समय तक देश का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री रहा है, इससे ज्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में दिए हैं। बताइए ना मुलायम सिंह यादव का परिवार का। मुलायम सिंह यादव तो डकैती के केस में फरार से मिल सकते हैं आप, देश के प्रधानमंत्री तमाम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस से मिल सकते हैं, लेकिन चीन की बात करते करते दलाई लामा जी से मिलने का उनको 8 साल में समय नहीं मिला। ये डर है, ये समय की अनुपलब्धि नहीं है, ये डर है। और ये डर किस चीज का क्या है? बहस इसी पे है। बहस ये नहीं है कि आप क्या रट के आए हैं, बहस ये है आप डरे। आपको चुनौती दे रहा हूं मैं, नाम बताइए आप क्या रट के आए हैं। बहस इसमें नहीं है, बहस ये है यादव के पूर्वज का जो स्वतंत्रता आंदोलन में था। आप डरे क्यों हुए? नहीं, एक सेकंड, दिक्कत ये है कि राजनीति में जब वर्तमान और फ्यूचर पर बात की जाती है, आप सभी अतीत में चले जाते हैं और फिर इतिहास और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगते हैं, लेकिन जो मौजूदा डिबेट का सवाल होता है उससे कहीं दूर ले जाते हैं। अदिति जी, शायद ये राजनीति में सूट करता है, राजनीति की सुविधा उसी में है, और यह वही आज हम इस डिबेट में होते हुए देख रहे हैं। अजय आलोक जी, आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट सर। सबसे पहली बात, घनश्याम तिवारी सफेद झूठ बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि नरेंद्र मोदी दलाई लामा से मिले नहीं 8 सालों में। अभी 19 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलाई लामा को फोन करके उनके जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश भेजा चीन के ऑब्जेक्शन के बावजूद, जिससे पूरी चीनी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की खुलेआम शिकायत कर रही थी 2017 में, क्योंकि आज तक दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सके थे। जहां तक मिलने की बात है, ये फोटो दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को प्रधानमंत्री जी की दलाई लामा के साथ। तो इसलिए कृपया नेशनल चैनल पे झूठ मत बोला कीजिए और अपने देश की और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास नहीं करें। बतौर प्रधानमंत्री मैं फिर से चैलेंज करता हूं, 2014 से लेकर के 2022 तक बतौर प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार भी दलाई लामा जी से मिले हैं तो मैं अपने शब्द वापस लूंगा, लेकिन अगर आप दिखा सकें तो दिखाइए, झूठ मत परोसिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये उसको झूठ परोसने दीजिए। आप भी झूठ परोस रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं। भाई मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री दलाई लामा जी से पिछले 8 साल के एक बार भी मिले तो दिखाइए। बतौर प्रधानमंत्री क्या एक बार भी मिली है? आप ये दिखाइए। अरे मैंने 2017 की फोटो आपको दिखाई, आपको नहीं दिखा। देश के प्रधानमंत्री एक सेकंड, राजनीति ये क्यों डिसाइड करने लगती है कि किस तरीके से मिले? एक सेकंड सर, एक सेकंड। राजनीति ये क्यों डिसाइड करने लगती है कि किस तरीके से मिले, और जब मिले तो बस इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें, और अगर इन शब्दों के दायरे से बाहर गए तो फिर यानी ये मुलाकात मनमाफिक नहीं रही? सर, सब कुछ सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ राजनीति सुविधा के हिसाब से होती है, फोन पे बात हो, मिलकर बात हो। आप ये मान रहे हैं ना बात हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा दो ट्वीट आए हैं और 8 साल में एक बार भी मिले नहीं। अगर इस तथ्य को कोई झुठला सके, चाहे आपका चैनल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे उनको क्रॉस फायर देने वाले लोग हो, इसको झुठलाइए। यहाँ वहां की बात मत कीजिए। आपको कुछ दिखा रहे देख लीजिए, अजय आलोक क्या दिखा रहे हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन आप ये कह मिले नहीं, फोन पर बात हुई तो कोई बात नहीं। सर, मुख्यमंत्री की तस्वीर गूगल करें, सारे दर्शकों को मैं कहता हूं गूगल करिए, इतनी सारी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की दलाई लामा से मिलते हुए एज पीएम। सबसे रिमार्केबल बात यह है कि अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश भेजा, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो सकी थी, और उससे पूरा चाइना हमारे खिलाफ हो गया था। चाइनीज मीडिया ने खुलेआम बोला कि ये नहीं होगा, हमारे बायलैटरल टाइज खराब हो जाएंगे। हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, जिसको भारत सरकार ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया था 2017 में। कूटनीति और राजनीति समझते हैं तो अपने देश और प्रधानमंत्री का मान मत गिराइए झूठ बोल के। अभी 19 घंटे पहले फोन पे उनको बधाई दी जन्मदिन की, और उनसे कम से कम 8-9 बार मिल चुके हैं। ये फोटो है, गूगल कर लीजिए। ये आपका झूठ है, ये झूठ साबित हो जाएगा। रही बात की बधाई देना, 8 साल में 8 नहीं बोल रहा था। आप बोल, मैं तो जनता को बोल रहा हूँ गूगल करें, और आप जैसे झूठे लोगों को पहचान। शुरुआत भी उसी से की थी, मैंने शुरुआत उसी से कही थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कोई भी दर्शक ये जाकर के गूगल कर ले कि बतौर प्रधानमंत्री दलाई लामा से बतौर 17 में क्या थे वो? 2 बार ट्वीट किया, 2017 2019 में नरेंद्र मोदी जी क्या थे? प्रधानमंत्री 2 बार ट्वीट किया है, 2 बार ट्वीट किया है। क्या दलाई लामा करने पे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इनफ किया है? आप ये बताइए कितने ट्वीट होने पर? देखिए 10-15। अगर आप चीन को लाल आंख दिखाना चाहते हैं, अगर आप चीन को लाल आंख दिखाना चाहते हैं तो आप 18 बार शी जिनपिंग से नहीं मिलते, 18 बार दलाई लामा जी से मिलते। आप 18 बार शी जिनपिंग से मिलते हैं, दो ट्वीट दलाई लामा जी के लिए करते हैं और फिर कहते हैं हम लाल आंख दिखा रहे हैं। ये कौन सी लाल आंख है भाई?
18 बार शी जिनपिंग से मिलते हैं, $100 बिलियन का व्यापार देते हैं, 10 से ज्यादा आरएसएस के संगठन जाते हैं अलग अलग मीटिंग करने के लिए। 18 बार जिक्र किया, 18 बार आपने जिक्र किया शी जिनपिंग से मुलाकात का। ये मुलाकातें कहाँ हुई है? ये मुलाकातें कहाँ हुई है? अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होंगे घनश्याम तिवारी जी, तो आप क्या करेंगे? आप शी जिनपिंग को देखकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे? सर ऐसी बातें तो कीजिए जो रियल वर्ल्ड में रियलिस्टिक लगे। सर क्या गुजरात में जब झूला झूला जा रहा था वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था? नहीं सर, आप जिस तरह की बातें बता रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि 18 बार ट्वीट करना चाहिए था दलाई लामा को लेकर। सर कोई डिप्लोमेसी कोई चीज है? ना डिप्लोमेसी कोई चीज है? 18 बार या पॉलिटिक्स के हिसाब से आप दुनिया के साथ अपने संबंध चलाएंगे? सर 18 बार जनरल सिवाच आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? $100 बिलियन का व्यापार। जनरल सिवाच देखो अदिति, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बात आती है पाकिस्तान की और चीन की, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठे होके और गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए। देखो ये दोनों देश ऐसे हैं, इनके साथ एक प्रकार अगर आपने मुकाबला करना है तो देश के अंदर 2-3 आवाज नहीं आ सकती। अगर आप चीन को देखें, 14 देशों के साथ उसके लैंड बाउंड्री है, 12 देशों के साथ उसने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट दूर कर लिया है। भारत और भूटान ही एक ऐसा देश है, तो वो जानबूझ के भारत को प्रेशर में डालना चाहते हैं। और जहां बात आती ईस्टर्न लद्दाख की बात या आपके अरुणाचल की, वहां तो मैकमोहन लाइन है, वो तो वाटरशेड प्रिंसिपल है, मगर चीन नहीं मानता इसको। और ये समझने की कोशिश है कि जो 10 साल में हमने उसके ऊपर काउंटर प्रेशर डाला है, कहीं ना कहीं चीन को भी ये डर लगने लगा है कि कहीं भारत की इतनी क्षमता तो नहीं होगी, वो ऑक्साइचिन को लेने की कोशिश करेगा। जब से हमने दरबुक शोक दौलत बैग और रोड बनाई है, कहीं ना कहीं हमने दो स्ट्राइक कोर लगा दी है नदर्न बॉर्डर की तरफ। अब उसको डर लगा है कि अब तक तो चीन भारत में आने की बात करता था, अब ऐसा सिचुएशन आ गया भारत भी चीन में जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अब चीन को भी बहुत डर लगता है, यह समझना चाहिए। और जहां अब बात आती है चीन के ऊपर क्या करना चाहिए, मैं ये कहता हूं हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ किया है, मगर अब समय आ गया है हमें इकट्ठा एक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैं आज भी बोलता हूं जो चीन जिस प्रकार से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उस पर हमें शक और सवाल है, मगर यह भी सच्चाई है भारत की काबिलियत और क्षमता जो लास्ट 10 साल में बढ़ी है वो काबिल तारीफ है और वो बढ़ती जा रही है। देखिए अभी सैला टनल भी बन जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाने का कितना एक प्रकार अपनी रीएनफोर्समेंट रिएक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएंगी। हमारे हथियार आने, मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, रफेल आ गया है, हमारी जो नेवी है वो इंडियन पैसिफिक और इंडियन ओशन में इस काबिलियत है, जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जब आ जाएगा उसके साथ तो हो ही जाएगी। अभी भी विक्रांत आने से मलक्का स्टेट हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि चीन जो है कोई हावी है, आज हम उसको नजर में नजर मिला के दे सकते हैं, मगर मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, एक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, चाइना विस्तारवाद में यकीन रखता है और उसकी ये पॉलिसी किसी से छिपी नहीं है, और डिप्लोमेसी के लेवल पर भी वो कितना ज्यादा एग्रेसिव है वो भी किसी से छिपा नहीं है। चरण सिंह सापरा जी, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट कितने देशों से हैं, क्या किसी से छिपा है? देखिए अदिति जी, जो मेजर जनरल साहब ने अभी कहा, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि सभी पार्टियों को इकट्ठा आना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है। लेकिन इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? इसकी जवाबदारी बनती है सत्ताधारी पक्ष की, कि वो एक ऑल पार्टी मीट बुलाएं, ऑल पार्टी मीट के अंदर वो चर्चा करें कि उनकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी या उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी या उनकी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी चाइना के प्रति क्या है। चाइना स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो एक ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री डिस्कस कर सकते हैं। वो देश को कि कहीं और अगर उसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है तो किसी और को मत बताइए, बंद कमरे में बैठ करके चर्चा कर लीजिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की राय तो ले लीजिए। कम से कम विपक्ष अगर ये कहता है कि माउंटेन कोर्प्स जो आपने यूपीए के समय जो बना था उसको आपने बंद कर दिया था, ये माउंटेन कोर्प्स इसीलिए थे कि भाई चीन के बॉर्डर पर ये रहेंगे तो चीन वहां से डर कर रहेगा, सतर्क रहेगा, हमारी सेना भी सतर्क रहेगी। उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आते ही उसको निष्कासित कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, अब उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढा है। तो ये तमाम सारे प्रश्न है जो विपक्षी पार्टियों के साथ अगर सत्ताधारी पक्ष अगर प्रधानमंत्री बैठेंगे तो ये चर्चा होगी। अगर ये देश की सरकार अगर सीरियस है, चीन को लाल आंखें दिखाना ही चाहती है, तो तुरंत बिना समय खराब किए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिल करके एक ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए। चीन के प्रति हम इस सरकार के साथ में खड़े रहेंगे। ठीक है, जवाब लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे आप, इन्हें रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं, इन्हें फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं, ये कह रहे हैं आप इन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। जी, जिनका कॉन्फिडेंस इस तरह गया गुजरा हो कि वो जो है आज तक अपना एमओयू सार्वजनिक नहीं करते हो, जिन्होंने जो है डोकलाम में चोरी चोरी चुपके चले जाते हो, जो कहते हो भारत की सीमा से मतलब ऐसा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप गोल पोस्ट बदलना चाहते हैं। जो गलवान में जो है हमारे बलवानों ने जिस तरह की जो है वहां पर अपना पराक्रम दिखाया और जिस तरह से चीनियों को मार गिराया, फिर देखिए बीच में बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, शांति सुनता हूँ, लेकिन लगातार मेरे बीच में बोलते हैं क्योंकि इनके पास तर्क और तथ्य नहीं है, क्योंकि ये चीन के बिके हुए लोग हैं, चीन के चंदे पर सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं दे सकते, ये तो गलत बात है। सवाल पूछा है तो जवाब लीजिए, या फिर सवाल मत पूछिए सर, सवाल भी पूछेंगे और जवाब नहीं लेंगे, फिर ये गलत बात है। जवाब लीजिए, गोल पोस्ट चेंज करेंगे, आपको वापस मैं मंच दे दूंगी सर। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इतनी बार मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है कि कई बार मुझे खुद ये लगता है कि दर्शक क्या सोच रहा होगा। क्या उनके पास प्रेम शुक्ला जी जवाब, प्रेम शुक्ला की आवाज प्लीज। आप इनसे देखिए अदिति जी जो है, अदिति जी हमारे यहाँ डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें सारी पार्टियों के सांसद आते हैं, श्रीमान राहुल गांधी उसके सदस्य हैं, पिछले 1 साल से उसमें आए तक नहीं है। एक बार आए, उन्होंने कोई विषय उठाया और प्रेजेंटेशन देने की बात की, दूसरी बार जब वहां पर प्रेजेंटेशन देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आए तो राहुल गांधी गायब रहे। और ये जो है डोकलाम होता है, हमारे विपक्ष का नेता चोरी चोरी चुपके और पहली बार में रणदीप सुरजेवाला इनके जो कम्युनिकेशन हेड है वो कहते हैं कि राहुल गांधी मिले ही नहीं। जब उनकी तस्वीर सार्वजनिक होती है तो मजबूरी में स्वीकारना पड़ता है कि हाँ हम मिले थे। तो जिनका एमओयू सीक्रेट हो, जिनका जो है बाकायदा डोकलाम के समय उनकी हरकतें गलत रही हो, ऐसे और जो डिफेंस कमेटी की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे लोग सार्वजनिक मीटिंग की बात तो करते हैं लेकिन उनको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। उनको चीन के चंदे के आधार पर चीन के पक्ष में लगातार माहौल बनाने का उनका प्रयास है। लेकिन भारत की जनता बहुत सुजान है, भारत की जनता जानती है कि चीन को 38,000 किलोमीटर पहले, 4,000 किलोमीटर बाद में, 2,500 किलोमीटर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जोरावर किला जिस पर जो है हमारा एडवांटेज पॉइंट था, वो सारा उनको सरेंडर करके बैठे हैं। ठीक, उनसे जवाब ले लीजिए आप, चरण सिंह सापरा। मैं वही कह रहा हूं, देखिए मैंने ये सवाल पूछा कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं की, सारा विपक्ष कहता रहा, सारा विपक्ष आंदोलन करता रहा, इन्होंने चर्चा नहीं की। क्या अभी सर्वदलीय बैठक नरेंद्र मोदी बुलाने के लिए तैयार है? रक्षा मंत्री जी ये लाल आंखें दिखाई नहीं सकते हैं, ये डरपोक मोदी हैं, ये मजबूर मोदी हैं। क्या मजबूरी है ये देश जानता है, देश देख रहा है। राहुल गांधी है, लोफर है, कायर है, चिरकुट है, अपने आप चिल्लर है, पॉलिसी ऐसे शब्दों का हम भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं है, हम आपकी तरह गटर संस्कृति से उत्पन्न हुए लोग नहीं है। चिरकुट मोदी चाइना के सामने नहीं खड़ा हो सकता है। चिरकुट मोदी चिरकुट है, उसका नेता चिरकुट है, उसकी नेत्री चिरकुट है, उसकी पार्टी चिरकुट है, वो पार्टी चंदाखोर है, चंदाखोरी के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हम मर्यादित तरीके से यहाँ पर बात करें। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, जल्दी से एक कमेंट में यहाँ पर आपका चाहती हूँ, और मैं चाहूंगी सारे पैनलिस्ट अगर मुद्दे पर आए तो बेहतर होगा, क्योंकि पैनलिस्ट की जो राय होती है वो निजी राय होती है, चैनल उसे इंडोर्स नहीं करता, वो मर्यादित तरीके से बहस करते हैं और कोशिश ये रहती है कि इस बहस से व्यूअर कुछ समझ कर जाए, उसे कुछ जानकारी हासिल हो। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, एक कमेंट यहां पर आपका, इस वार पलटवार के बीच फायदा किसका हो रहा है? देखिए, इस वार पलटवार के बीच में फायदा उन ताकतों का हो रहा है जो ये चीज करवाना चाहते हैं। देखिए, आज की डेट में जब कभी भी ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, ये भारत की एकता, भारत की अखंडता की बात है। ऐसे में निस्संदेह एक स्वर में सबको भारत के लिए बोलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जो किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाती हो। और तीसरी बात, वास्तव में ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम पिछले सालों में नहीं हुए थे सरकारों के अंतर्गत, वो सारे काम हुए हैं, चाहे वो बॉर्डर डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे चीन को चीन की भाषा में जवाब देने की बात हो। आज चीन या चीन का
एम्बेसी अरुणाचल प्रदेश की विजिट पर सवाल नहीं उठाता, और सवाल उठाता है तो उसको जवाब दिया जाता है। ये 2005 और 2006 की बात नहीं है। ठीक है सर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ऑल पार्टी मीट क्यों नहीं बुला लेते हैं, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला लेते? जी देखिए, जो भी विदेश मंत्रालय है, जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो हमसे, मैं इतना मानता हूं कि हमसे तो ज्यादा ही वहां पर अनुभवी और प्रैक्टिकल लोग बैठे हुए हैं, हमारी आर्म फोर्सेस हैं। जैसा भी यहाँ तक कह दिया ना कि कैमराज ऑन कराने की जरूरत नहीं है, हम बंद कमरे में सरकार की बात सुनने के लिए तैयार हैं, इन्होंने तो कहा ये सब कि एक चर्चा आप करा लीजिए, और जो चाइना के साथ चल रहा है इस वक्त उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। तो संसद में बयान दिया जा रहा है आदरणीय जो है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है, तो उस पर तो विश्वास करना होगा ना। लेकिन जब ठीक है, माधव आनंद ये कह रहे हैं जब पार्लियामेंट में कहा जा रहा है आपको उस पर भरोसा नहीं, तो फिर किस पे भरोसा करेंगे? संसद की परिचर्चा में अदिति जी भाग लेंगे, की सरकार होती है, उस सरकार के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी होती है, और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो सभी पार्टियां जो है एक स्वर से सरकार का समर्थन करती आ रही है। इस तरह पे मुझे लगता है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप है या नहीं होना चाहिए, सबका एक समान स्टैंड होना चाहिए। सरकार के साथ कांग्रेस भी खड़ी है, हम लोग भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो चाइना के साथ अपने संबंध है, उस संबंध को रिव्यू करने की तो आवश्यकता है, चाहे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो, या तमाम नेपाल के साथ जो अपनी चाइना का जो इंपैक्ट है, मालदीव के साथ, इन तमाम चीजों पे मुझे लगता है कि अगर सर्वदलीय बैठक होती है और सरकार अपनी रणनीति साझा करती है इस गुप्त मीटिंग में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर यह मांग अगर सबकी है तो ऐसी होनी चाहिए, और सरकार के साथ हम लोग हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे खड़े हैं, और यही अपनी भारतीय संस्कृति और भारत की परंपरा रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं भारत की परंपरा की बात ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप बुलाएंगे नहीं, इन्हें बैठाएंगे नहीं, इनकी सुनेंगे नहीं, इन्हें सुनाएंगे नहीं, इन्हें ब्रीफ नहीं करेंगे, तो ये आपके साथ आएंगे कैसे? देखिए, इनको आने की जब भी आवश्यकता पड़ती है हम ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं। फिलहाल जो है आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय विदेश मंत्री जी ने संसद में स्थितियों को बाकायदा बताया हुआ है। अगर किसी को रक्षा मंत्री की बात पर विश्वास नहीं, विदेश मंत्री की बात पर विश्वास नहीं है, तो उसको लगता है चीन के उनके मालिकों ने कहा होगा और जानकारियां निकाल कर भेजो, नहीं तो आपको हम एक्सपोज कर देंगे। तो राहुल गांधी जो चिल्ला रहे हैं उसके पीछे जो उनके चीन के मालिक हैं वो उनको इशारा कर रहे हैं, यार कुछ खबर तो दो, कुछ खबर ही नहीं दे रहे हो, फालतू पड़े हो, हमसे चंदा ले जाते हो, इसलिए परेशान है। चरण सिंह सापरा जी, मैं इनका उत्तर दे दूं। अदिति जी, इन्होंने डायरेक्ट आरोप किया। देखिए इस तरह की बेबुनियाद बातें करके ये आपका और दर्शकों का टाइम खराब करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को इतनी समझ नहीं है कि ये बताना नहीं चाहते कि ये मीटिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो इनके मंत्रियों ने उत्तर दिए हैं वो पर्याप्त उत्तर नहीं है, वो पर्याप्त उत्तर नहीं थे। इसीलिए अगर विपक्ष लोकतंत्र के अंदर कोई सवाल पूछना चाहता है तो क्या कोई गुनाह है? विपक्ष का सवाल पूछना क्या गुनाह है? विपक्ष कोई सवाल पूछे तो ये जयचंद कह देंगे, ये देशद्रोही कह देंगे। ये अजीब तरह की राजनीति चल रही है, यानी सत्ताधारी पार्टी से कोई सवाल ही नहीं पूछे, सत्ताधारी पार्टी की कोई जवाबदारी नहीं है, सत्ताधारी पार्टी जो है वो हिटलर राज चला ले, यानी जो इनके मन में आए वो ये करते जाए। देश का भट्ठा बहा दिया है इन्होंने, अर्थव्यवस्था में भट्ठा बहा दिया है इन्होंने। जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वो खराब हुई है, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर चीन सेंध लगा रहा है, और ये इधर उधर की बातें करते हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं, यहाँ वहां की बातें करके जनता का समय खराब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारत की जुमला पार्टी, और जब मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में जब हमारे सैनिक पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ रहे थे तो नरेंद्र मोदी बेशर्म होकर के 200 मीटर पर खड़े होकर के वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, हमारी सेना का मनोबल गिरा रहे थे नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात थे। ये बेशर्मी से उन्होंने 200 मीटर दूर ताज होटल से उन्होंने पर इस बहस को ले जाते हैं, बहुत शर्म आती है। हम नेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस निजी लेवल पर, निजी हमलों के लेवल पर आप लोग ले जाते हैं, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है देशवासियों को शर्म तो आती होगी। उन्हें लगता होगा कि सियासतदार, राजनेता कितने ज्यादा संजीदा हैं ऐसे गंभीर मुद्दों पर भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।